कहानियों के इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं खुशवंत सिंह की कहानियाँ। आज की कहानी मेरी मृत्यु बाग 2। उसने कलम नोटबुक पर रखी और जाग उठने की खखार लेकर पत्नी को ये सूचना दी। पत्नी ने अंगड़ाई ली और आंखें फैलाकर उसकी तरफ देखा। फिर बोली, मेरा ख्याल है आज तुम कचहरी की छुट्टी कर दोगे। हाई कोर्ट इस तरह से किसी भी बात पर छुट्टी नहीं करता। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर वक्त हुआ तो रास्ते में वहाँ हो लूँगा, नहीं तो इतवार को चलेंगे। इस तरह खोसला भी नहीं आया। इस तरह और भी बहुत से लोग कहीं ना कहीं अटक गए। 10 बजे के करीब मेरे फ्लैट के सामने की खुली जगह में कुछ लोग जमा हो गए। ज़्यादातर ये ऐसे लोग थे जिनके आने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ वकील थे जो काले कोट पहनने ही चले आए थे, और कुछ आम राहगीर थे जो ये देखने के लिए रुक गए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे 2 मित्र भी थे, लेकिन वे इन सब से अलग खड़े थे। इनमें एक आदमी काफ़ी लंबा और दुबला पतला सा था, जो कलाकार नज़र आता था। वो एक हाथ में सिगरेट थामे था और दूसरे से अपने लंबे बालों को सिर के पीछे करता रहता था। वो दरअसल लेखक था और दाह संस्कार में शामिल होने में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये सोच कर आ गया था कि सामाजिकता के नाते कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। दरअसल ये सब उसे पसंद ही नहीं था। उसे लगता था कि लाश से कीटाणु फैल सकते हैं, इसलिए वो लगातार सिगरेट फूंक रहा था और उसके धुएं की एक दीवार सी बनाकर अपनी सुरक्षा कर रहा था। दूसरा दोस्त कम्युनिस्ट था, छोटे कद का दुबला सा आदमी, घुंघराले बाल और बाज जैसी नज़र। उसके भीतर छिपे ज्वालामुखी का कोई निशान उसके शरीर से नहीं मिलता था। वो दुनिया की हर बात को मार्क्सवादी नज़रिए से देखता था और भावनाओं का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं था। इसलिए मृत्यु जैसी घटनाओं का उसके लिए महत्व नहीं था। उसके लिए उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो लेखक से बात कर रहा था। आप कहाँ तक इनके साथ जाएंगे? मैं कॉफ़ी हाउस से घर चला जाऊंगा। आप तो आखिर तक जा रहे हैं ना? अरे नहीं, कम्युनिस्ट ने जोर देकर कहा। दरअसल मुझे 10 बजे एक मीटिंग में जाना था और मेरा ख्याल था कि 9:30 बजे तक यहाँ से निपट जाऊंगा, लेकिन हमारे देश में वक्त की कीमत जानता कौन है। अभी तो मैं पार्टी के दफ्तर जा रहा हूँ। आपको कॉफ़ी हाउस से 11:30 बजे मिल जाऊंगा। और हाँ, अगर मौका मिले तो शव की गाड़ी के ड्राइवर से पूछना कि क्या वो तांगा यूनियन का मेंबर है। अच्छा। थोड़ी देर बाद एक काली सी शव ले जाने वाली गाड़ी आई, जिसे एक 4 हड्डियों वाला दुबला पतला भूरे रंग का घोड़ा खींच रहा था और घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। घोड़ा और उसका मालिक अवसर की गंभीरता से पूरी तरह बेखबर थे। ड्राइवर आराम से बैठा पान चबा रहा था और बीट को देख रहा था। वो सोच रहा था कि इन लोगों से कितना पैसा वसूला जा सकता है। तभी अचानक घोड़े ने पेशाब करना शुरू कर दिया, जिसकी तेज धार से बचने के लिए जो ईंटों के फर्श से उछल उछल कर चारों तरफ फैल रहा था। लोग इधर उधर भटकने लगे। भीड़ को ज़्यादातर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरा शरीर सफ़ेद कपड़े में लपेट कर बाहर लाया गया और गाड़ी में रख दिया गया। उस पर फूल डाले गए। अब जुलूस की चलने के लिए तैयार था, लेकिन चलने से पहले मेरा एक और दोस्त साइकिल पर वहां आ पहुंचा। ये कुछ सांवला और गद्दबा सा था। साइकिल के कैरियर पर कई किताबें रखी थी और शक्ल सूरत से ये आदमी कोई विद्वान प्रोफेसर लगता था। गाड़ी को देखकर वो उतर पड़ा। मृत व्यक्ति के प्रति उसके मन में आदर था और उसे व्यक्त भी करना चाहता था। उसने साइकिल भीतर हॉल में रखी, उसका ताला लगाया और भीड़ में शामिल हो गया। जब मेरी पत्नी मुझे अंतिम विदा देने के लिए नीचे उतर कर आई तो वो उसकी दशा देख कर द्रवित हो उठा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और उसका एक पृष्ठ खोला। फिर लोगों के बीच से होता हुआ वो पत्नी की ओर बढ़ा। आंखों में आंसू भरकर उसे देखा और ये किताब उसे पकड़ा दी। मैं आपके लिए गीता लाया हूँ, इससे आपको धीरज प्राप्त होगा। ये कहते हुए वो फक फक कर रोने को हुआ और आंसू रोकता हुआ पीछे हट गया। फिर उसने एक आह भरकर जैसे
अपने आप से कहा, ये मनुष्य जीवन का अंत है और यही सत्य है। उसे धारणाओं के रूप में सोचना और बात करना पसंद था, लेकिन ये धारणाएं गंभीर होती थी और मौलिक विचारों की तरह नई और ताज़ी लगती थी। बुलबुले की तरह, वो अपने से बोला, बुलबुले की तरह क्षणिक है हमारा जीवन, लेकिन हम एकदम मरकर गायब नहीं हो जाते। पदार्थ नष्ट नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। गीता में ये बात बड़े खूबसूरत ढंग से कही है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार ये आत्मा इत्यादि। प्रोफेसर विचारों में डूब रहा था। वो सोच रहा था कि अब उसके मृत मित्र ने क्या कपड़े पहन लिए होंगे। उसके पैरों से कुछ टकराया तो उसका ये विचार भंग हुआ। एक कुत्ते का पिल्ला वहां आ गया था और उसके पजामे और टांगों को चाटता ऊपर देख रहा था। प्रोफेसर दयालु प्राणी था। वो नीचे झुका और पिल्ले को दुल्हारने लगा। पिल्ले ने उसका हाथ चाटना शुरू किया। प्रोफेसर का दिमाग तेजी से कुछ सोच रहा था। उसकी शव पर नजर डाली और फिर इस गुलगुले पिल्ले को देखा। ये भी ईश्वर की सृष्टि का अंग था। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर दूसरे पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा। नहीं नहीं, उसने अपने से कहा, एक अनोखे विचार। उसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो अपने मस्तिष्क को रोक नहीं पा रहा था। ये असंभव नहीं है। गीता भी यही कहती है। ये सोचकर वो फिर नीचे झुका और पिल्ले को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। जुलूस चल रहा था। मैं शीशे की कोठरी में बंद परेशानी महसूस कर रहा था। मेरे पीछे आधा दर्जन लोग चल रहे थे। सब नदी की तरफ जा रहे थे। जब तक ये मुख्य सड़क से गुजरा, मैं स्वस्थ महसूस करने लगा था। कुछ वकील हाई कोर्ट से निकल रहे थे। मेरा लेखक मित्र कॉफ़ी हाउस से अलग हो गया था। वो अभी भी सिगरेट पी रहा था। कॉलेज आने पर प्रोफेसर ने मुझ पर आखिरी नज़र डाली, कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर तेजी से क्लास में घुस गया। बाकी 6-7 लोग कचहरी में जा घुसे। मुझे अपने ऊपर तरस आने लगा। मुझसे कम महत्व के लोगों की अर्थी में कहीं ज़्यादा भीड़ होती थी। वो भिखारी जब मरा था, तब उसे भी 2 बंगी गाड़ी पर रख कर ले गए थे। अब मेरे साथ एक ही आदमी गाड़ी का ड्राइवर था, जो ये नहीं जानता था कि वो कितने लोकप्रिय व्यक्ति को उसकी अंतिम यात्रा पर लिए जा रहा है, और घोड़ा तो बस काबू से बाहर ही हुआ जा रहा था। शमशान भूमि के रास्ते पर तरह तरह की बुरी दुर्गंध सूंघने को मिलती है। इसकी चरम सीमा तब आती है जब ये मुख्य मार्ग से निकलकर एक पतली सी गली के रूप में, जिसकी बगल में शहर का सबसे गंदा नाला बहता है, घाट का रुख करती है। नाले में काला गंदा पानी भरा होता है, जिसमें हमेशा बुलबुले उठते रहते हैं। मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी मृत्यु के बाद मिलने वाले सम्मान की गलतफहमी पर चिंतन करने का थोड़ा सा समय प्राप्त हुआ। मुख्य मार्ग से जहाँ गली निकलती थी, वहाँ ड्राइवर ने कुछ देर आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। इस पेड़ के नीचे एक तांगा स्टैंड है, जहाँ घोड़ों के लिए पानी पीने के लिए एक नाद भी है। घोड़ा पानी पीने चल दिया और ड्राइवर नीचे उतरकर तांगे वालों से सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने चल पड़ा। कुछ देर बाद तांगे वाले मेरी गाड़ी के चारों तरफ गिर आए और भीतर तांग झांग करने लगे। एक बोला, कोई पैसे वाला लगता है, लेकिन साथ में तो कोई भी नहीं है। दूसरा बोला, शायद ये भी अंग्रेजी रिवाज है, वहाँ शव के साथ कोई और नहीं जाता होगा। अब तक मैं बहुत परेशान हो उठा था। अब मेरे सामने 3 रास्ते थे। एक तो ये कि शमशान भूमि में ही जाकर आग में जल जाऊं, जिसके बाद शायद कोई बेहतर जन्म ले सकूं। लेकिन संभावना यही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं शून्य में विलीन हो जाऊंगा। दूसरा रास्ता ये है कि जो इसी सड़क के दाहिने तरफ मुड़ जाता है। ये शहर का वो हिस्सा है जहाँ बदनाम लोग ही रहते हैं। वे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। ये अपनी तरह की अलग दुनिया है, जिसमें इंद्रियों का सुख ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की कोशिश की जाती है। तीसरा रास्ता ये है कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन इसका फैसला करना मुझे मुश्किल लगा। ऐसी स्थितियों में सिक्का उछाल कर देखना अक्सर काम आता है, इसलिए मैंने सिक्का उछालने का फैसला किया। चित पड़ा तो मैं दूसरी दुनिया की तरफ लौट पड़ूंगा, और पट पड़ा तो मैं इन इंद्रिय भोग करने वाले लोगों में शामिल हो जाऊंगा
और अगर सिक्का ना चित पड़ा और ना पट और उठकर सीधा खड़ा हो गया तो मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा, जिसमें ना उत्साह है और ना ज़िंदगी जीने की चाहत। तो ये थी आज की कहानी, और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।